अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोकेमिकल रिस्पायरेशन? बायोकेमिकल रिस्पायरेशन क्या है? सेल्यूलर यूज ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेल जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे बायोकेमिकल रिस्पायरेशन कहते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जो हमारा सांस लेने का अमल है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन है, क्योंकि उस दौरान हमारे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में इंटरेक्शन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहाँ होती है? लंग्स में होती है, जो इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। और इंटरनल रिस्पायरेशन कहाँ होती है? बॉडी टिश्यूज में होती है। लंग्स से फिर जो ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यूज में जाती है वो इंटरनल रिस्पायरेशन होती है। विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? प्राइमरी फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का गैसियस एक्सचेंज है। गैस एक्सचेंज होना रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन मल्टीपल फंक्शन आ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास देखा जाए मेन फंक्शन क्या है, वो है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चरली रेस्पिरेटरी सिस्टम किस में डिवाइडेड है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फंक्शनली रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी पोर्शन। फंक्शन के हिसाब से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कंडक्टिंग जोन, जो जहाँ से वो एयर को कंडक्ट करता है, जिस एरिया में एयर कंडक्शन का काम हो रहा है, और रेस्पिरेटरी जोन फिर जहाँ पर मेन गैसियस एक्सचेंज का काम हो रहा है, वो रेस्पिरेटरी जोन है। तो आपके पास स्ट्रक्चरली अगर पूछा जाए तो वो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिवाइडेड है, और फंक्शनली कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी पोर्शन। विच ऑर्गन इज पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग पोर्शन? कंडक्टिंग जोन का पार्ट पूछा जा रहा है कौन सा है, तो आपके पास ट्रेकिया, इसमें अल्विलाई, ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये आपके पास जो है रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है, इसमें गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ट्रेकिया तक जो है आपका वो कंडक्टिंग जोन है। कंडक्टिंग जोन होता है हमारे पास ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास कंडक्टिंग जोन होता है, और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर अल्व्यूलाई तक जो है वो हमारा कंडक्टिंग पोर्शन होता है, रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है, जहाँ गैस एक्सचेंज होता है। विच ऑर्गन इज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पोर्शन? रेस्पिरेटरी जोन की बात की जा रही है, वही अल्व्यूलाई, लास्ट एंड जो पार्ट है अल्व्यूलाई है रेस्पिरेटरी पोर्शन का। नोज भी हमारे पास कंडक्ट करता है एयर को, ट्रेकिया भी कंडक्ट करता है, ब्रोंकाई भी कंडक्ट करता है, और टर्मिनल ब्रोंकाई भी कंडक्ट करता है। देन फिर वहां से आगे जो गैस एक्सचेंज होता है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से लेकर अल्वियोलाई तक गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। द नोज वार्म, मॉइस्चन एंड फिल्टर एयर्स, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल सही है। नोज वार्म करता है, मॉइस्चन करता है और एयर को फिल्टर करता है। द नेजल कैविटी सेपरेटेड बाय सेप्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरानेजल साइनसेस? पैरानेजल साइनसेस फोर होते हैं, उन फोर के नाम आपको याद होने चाहिए। मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एथमोइड साइनस एंड स्फीनोइड साइनस। द नेजल कॉन्काई फंक्शन, नेजल कॉन्काई जिन्हें हम टर्बुलेट्स भी कहते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया टू वार्म एंड फिल्टर एयर। सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि एयर फिल्टर भी हो और वार्म भी रहे। Which structure prevent food from entering the airway during swallowing? स्वेलो के दौरान कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकता है? तो वो एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस ट्रेकिया को क्लोज कर देता है स्वेलोइंग के दौरान। Which cartilage is the largest of the larynx? larynx वॉइस बॉक्स होता है जिसमें कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेज सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज larynx का कौन सा है? तो वो थायराइड कार्टिलेज है। फंक्शन ऑफ द लैरिंग्स इंक्लूड, लैरिंग्स का फंक्शन क्या है? आपके पास मेन फंक्शन इसका साउंड प्रोडक्शन है, लेकिन वो एयर पैसेज का भी काम करता है, और प्रिवेंट फूड एंट्री, फूड की एंट्री जो है वो ट्रेकिया में जाने से भी रोकता है, क्योंकि लैरिंग्स में आपका जो स्ट्रक्चर होता है वोकल कॉर्ड्स और एपिग्लोटिस होते हैं। तो आपका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव है, डी।
लेरिंजियल कार्टिलेज इंक्लूड लेरिंजियल कार्टिलेरिंग्स में जो कार्टिलेज है वो कौन कौन से होते हैं? थायराइड होता है, क्रिकोइड होता है, एपिग्लोटिस होता है और अरिटेनॉइड कार्टिलेज होता है। द ग्लोटिस रेफर्स टू ग्लोटिस क्या होता है? ओपनिंग बिटवीन वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे ग्लोटिस कहते हैं। द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइड होता है राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। द मेन फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई इज कंडक्ट एयर टू लंग्स। मेन फंक्शन क्या है ब्रोंकाई का? एयर को कंडक्ट करता है ट्रेकिया से और लंग्स में ट्रांसफर करता है। विच ब्रोंकाई इज मोर वर्टिकल एंड शॉर्टर? तो राइट ब्रोंकाई जो होता है वो मोर वर्टिकल एंड शॉर्टर होता है और यहीं पर एस्पिरेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट होती है इसके मोर वर्टिकल सीधा स्ट्रेट होने की वजह से चीज़ें डायरेक्ट आपके पास अगर ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं तो वो राइट ब्रोंकाई में होती है। द लंग्स आर सराउंडेड बाय लंग्स की मेम्ब्रेन आपके पास जो होती है उसे प्लूरा कहते हैं। Which lung has three lobes? तो right lungs has three lobes and left lung has two lobes. The apex of the lungs कहाँ होता है? apex ऊपर की तरफ होता है upward lungs के ऊपर को apex कहते हैं। The base of the lungs rest on base lungs की base कहाँ होती है? तो वो downward होती है diaphragm के पास होती है diaphragm की तरफ होती है। विच कंडीशन नैरो एयरवे कोजिंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग? कौन सी कंडीशन है जिसमें एयरवे नैरो तंग हो जाते हैं और सांस लेने में फिर मसला होता है? तो वो एस्थमा है। एस्थमा में पूरा एयरवे जो होता है वो नैरो हो जाता है जिसकी वजह से फिर डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है। गैस एक्सचेंज अकर्स इन अल्व्यूलाई। अल्व्यूलाई मेन साइट है गैस एक्सचेंज की। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? लंग्स में जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन लेते हैं वो रेस्पिरेशन में जो लंग्स का वॉल्यूम है उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मल क्विक ब्रीदिंग वॉल्यूम, कोई फोर्स नहीं लग रही, नॉर्मल जो ब्रीदिंग हम ले रहे हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। विच सेल्स इन द अल्व्यूलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज? गैस एक्सचेंज के लिए कौन कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं। हमारे पास लंग्स के अल्विलाइज के 2 सेल्स होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स जो है वो गैस एक्सचेंज में अपना फंक्शन प्ले करते हैं और टाइप 2 न्यूमोसाइट सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन करते हैं। विच अल्व्यूलर सेल्स सिक्रीट सर्फेक्टेंट? तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो हैं वो सर्फेक्टेंट को सिक्रीट करते हैं। सर्फेक्टेंट क्या होता है? ये एक लुब्रिकेटेड फ्लूइड होता है जो लंग्स को अल्व्यूलाइज को कोलैप्स होने से बचाता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। गॉबलेट सेल्स आर प्राइमरली फाउंड इन गॉबलेट सेल्स कहाँ पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है? गॉबलेट सेल्स का काम होता है ये म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ताकि कोई भी आपके पास पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल आए तो ये उनको किल कर सकें। तो गॉबलेट सेल्स ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया में होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, नोज में भी होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिलिएटेड सिलियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं ओवरऑल रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? म्यूकस क्लियरेंस। ये म्यूकस जो गॉबलेट सेल म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, ये उस म्यूकस में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो वो म्यूकस उसको ट्रैप करता है और ये जो सीलिया हैं ये उस म्यूकस को जो है प्रोपेल करते हैं अपवर्ड साइड और उसे बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये म्यूकस की क्लियरेंस करते हैं। Which immune cells are present in alveoli to phagocytose pathogens? अल्विलाई के अंदर आपके पास अगर कोई पैथोजन चला जाए तो कौन से सेल्स जो हैं उन्हें किल करते हैं? तो वो अल्विलर मैक्रोफेजेस होते हैं। क्लब क्लेरा सेल्स आर फाउंड इन ये क्लेरा सेल्स जो हैं ये ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स के मेन सेल्स होते हैं क्लेरा सेल्स। फंक्शन क्या होता है क्लब सेल्स का? इनका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। अगर जिस तरह से स्मोक करते हैं या कोई इनहेलेशन डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, अगर वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर चले जाएं
तो वहाँ पर क्लब सेल्स होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं उन हार्मफुल सब्सटेंसेस की, डस्ट पार्टिकल या कोई पैथोजन या स्मोक अगर जाए तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स की जो प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं वो क्लेरा सेल्स होते हैं, क्लब सेल्स जिन्हें कहते हैं। विच सेल्स लाइन द नेजल कैविटी एंड ट्रेकिया। नेजल कैविटी एंड ट्रेकिया में कौन से सेल्स होते हैं? तो वहाँ सिलिएटेड जीरो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम सेल्स होते हैं। एपिथेलियम बनी होती है जहाँ सीलिया और गॉबलेट दोनों सेल्स होते हैं, मतलब म्यूकस की प्रोडक्शन भी होती है और उसकी प्रोपल्जन भी होती है। तो आपके पास राइट आंसर है बी। Which cells act as stem cells in the respiratory epithelium capable of regenerating other cell type? स्टेम सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल वो सेल होते हैं कि अगर कोई और सेल्स जैसे गोबलेट सेल्स हो गए या क्लब सेल्स हो गए, इस तरह से अगर उनकी डिजेनरेशन हो या तो न्यूमोसाइट्स हैं, तो अगर उनकी डिस्ट्रक्शन हो तो फिर उनके रिप्लेसमेंट में स्टेम सेल्स जो हैं उनका फंक्शन प्ले करते हैं। तो ये आपसे कह रहे हैं कि कौन से सेल्स हैं जो स्टेम सेल्स रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में रीजेनरेट करते हैं अदर सेल टाइप को। अगर दूसरे सेल टाइप डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो उन्हें रीजेनरेट दोबारा बनाते हैं। कौन से सेल्स को दोबारा बनाते हैं? बेसल सेल्स होते हैं। ये ओवरऑल जो है बैकअप प्लान होता है, एक तरह का बैकअप सपोर्ट देते हैं। अगर आपके पास एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से सिलिएटेड या गॉबलेट सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएं और म्यूकस प्रोडक्शन ना कर पा रहे हों तो फिर स्टेम सेल्स आपके पास बेसल सेल्स जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। इसी तरह आपके पास अगर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो है वो अपना फंक्शन प्ले नहीं कर पा रहे और एम्फाइसीमिया की वजह से अक्सर अल्विलर डैमेज होता है, अल्विलाइज डैमेज हो जाते हैं, तो न्यूमोसाइट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते सेल्स, तो फिर स्टेम सेल्स उनकी जगह बैकअप फंक्शन देते हैं। विच अल्विलर सेल हेल्प रिपेयर डैमेज एपिथेलियम आफ्टर इंजरी। कौन से अल्विलर सेल हैं जो अगर कोई इंजरी हो जाए एपिथेलियम को दोबारा से रिपेयर करते हैं, तो वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जो हम नॉर्मल क्विक ब्रीदिंग लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम जिसे कहते हैं, उसके बाद हम और कितना जो है ब्रेथ को इनहेल कर सकते हैं, एयर को लंग्स में ले सकते हैं, इससे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक्स्ट्रा एयर इनहेल आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन के बाद हम एक्स्ट्रा एयर कितनी इनहेल कर सकते हैं, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। स्पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम देखते हैं लंग्स के वॉल्यूम को। लंग्स का वॉल्यूम देखा जाता है कि इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कितना है, एक्सपायरेटरी कितना है, टाइडल वॉल्यूम कितना है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वही के नॉर्मल जो हम एक्सहेलेशन करें एयर को, उसके बाद हम कितना और एयर को एक्सहेल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? जो हम नॉर्मल इनहेलेशन कर लेते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन के बाद जो एयर लंग्स में रिस्पायरेटरी ट्रैक में रिटेन रहती है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। पूरी एयर नहीं निकलती बाहर, अगर पूरी एयर बाहर निकल जाए तो आपके पास लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, इसीलिए रेजिडुअल वॉल्यूम भी होता है। एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सहेलेशन। एक्सहेल करने के बाद जो एयर लंग्स में रह जाए उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? मेन कैपेसिटी होती है लंग्स की, जिसमें हमारे पास टाइडल वॉल्यूम भी आता है। टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल रिस्पायरेशन ले रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों चीज़ें आ जाती हैं कि इतना लंग्स की कैपेसिटी है कि वो उसमें रिटेन, उसकी ओवरऑल कैपेसिटी हम देख रहे हैं, उसकी एक्सपायरेटरी भी कैपेसिटी देख रहे हैं, इंस्पायरेटरी भी, और टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, इनको कंबाइन करें तो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी आ जाती है। टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में हमारे पास वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम भी। टोटल लंग्स की कैपेसिटी आपके पास आ जाती है। फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम में
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में जब हम एक्सहेलेशन डीप एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देते हैं, तो डीप एक्सहेलेशन के बाद लंग्स की कंप्लाइंस कितनी होती है, लंग्स में कितनी हवा रिटेन दे सकती है, इसे हम फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है इसमें और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों आता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेशन डीप इंस्पायरेशन जो हम करते हैं उसमें फिर हमारे पास टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल रिस्पायरेशन जो हम करें वो, और साथ में जो हम फोर्सफुल रिस्पायरेशन इनहेल करें वो दोनों आ जाते हैं। माइन्यूट मिनट वेंटिलेशन क्या होता है? मिनट वेंटिलेशन का मतलब है 1 मिनट के अंदर जो हम सांस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो मिनट वेंटिलेशन कहलाता है। इसमें हमारे पास टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट दोनों आ जाते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मिनट वेंटिलेशन आ जाता है। मिनट वेंटिलेशन हमारे पास 1 मिनट के अंदर जो है जो हम एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट को मल्टीप्लाई करें तो मिनट वेंटिलेशन आ जाता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज कंट्रोल बाय पल्मोनरी वेंटिलेशन कंट्रोल होता है रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो पल्मोनरी वेंटिलेशन को जो है कंट्रोल करता है। कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को। कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं और जो ब्रीदिंग का हमारा पैटर्न होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के सिग्नल पर रिलाई करता है। ब्रेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के सिग्नल पर रेस्पिरेशन को जो है प्रोसेस करता है, मेंटेन करता है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कोज करेगा इंक्रीज रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्रेन जो सिग्नल लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से लेता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा होगा तो ब्रेन रेस्पिरेटरी रेट को भी इंक्रीज करेगा। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कोजेज, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, इनहेलेशन के दौरान डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होते हैं कब? तो इनहेलेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम ये दोनों यूज होते हैं। इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स के अंदर जो इलास्टिक रिकॉइल होता है वो एक्सहेलेशन के दौरान होता है, एक्सहेल होता है। जब एक्सहेलेशन करते हैं तो लंग्स के अंदर रिकॉइल बनते हैं, इलास्टिसिटी आती है। सरफेस टेंशन इन अल्विलाई इज रिड्यूस्ड बाय सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट लंग अल्विलाई के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और कोलैप्स होने से बचाता है। कंप्लाइंस ऑफ लंग्स रेफर्स टू लंग्स की कंप्लाइंस, ईज ऑफ लंग्स एक्सपेंशन, जो लंग्स इजीली तौर पर एक्सपेंड हो जाते हैं उसे हम कंप्लाइंस ऑफ लंग्स कहते हैं। एयरवे रेजिस्टेंस इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय डायमीटर ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो बहुत तंग होते हैं, इसी वजह से जो एयरवे का रेजिस्टेंस होता है वो इनकी वजह से बढ़ जाता है। अक्सर इम्फाइसीमिया में या एस्थमा में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है वो नेरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आती हैं, एयर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स डायलेट रहेंगे तो एयर का रेजिस्टेंस भी वहाँ कम रहेगा। विच डिजीज डिक्रीजेज लंग कंप्लायंस? लंग कंप्लायंस क्या है? लंग्स जो एक्सपेंड हो रहा है, लंग्स के एक्सपेंड होने की एबिलिटी लंग्स कंप्लायंस कहलाती है। तो कौन सी डिजीज है जो लंग्स कंप्लायंस को, कौन सी डिजीज है जो कम कर देती है? तो आपके पास पल्मोनरी फेब्रोसिस है। पल्मोनरी फेब्रोसिस जो है लंग्स के टिश्यू को डैमेज करता है और उसमें कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो एक्सपेंड हो सके। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज अ पार्ट ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी की वजह से होता है। ब्रोंकाइटिस में एयरवे ट्रैक जो ब्रोंक्यूल्स है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है और वहां पर फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। न्यूमोथोरेक्स रेफर्स टू एयर इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में अगर एयर होगा तो उसे न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। एस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय एस्थमा किस वजह से होता है? तो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन की वजह से। ब्रोंकाई जब कंस्ट्रिक्ट नेरो हो जाते हैं तो उसकी वजह से फिर एस्थमा होता है। इम्फाइसीमिया लीड्स टू डिक्रीज अल्वियुलर सरफेस। इम्फाइसीमिया जो होता है वो अल्वियुलाई की जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाता है, अल्वियुलाई कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से इम्फाइसीमिया होता है। इम्फाइसीमिया डिस्ट्रक्ट करते हैं अल्वियुलर स्ट्रक्चर को। पल्मोनरी एडिमा लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा क्या करता है? फ्लूइड इन अल्वियुलाई, अल्वियुलाई के अंदर फ्लूइड को एक्यूमुलेट करवा देता है।
हाइपोक्सिया मीन्स लो ऑक्सीजन इन टिश्यू। टिश्यू में जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपर कैप्निया का मतलब हाइपर ज्यादा, कैप्निया कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाए उसे हाइपर कैप्निया कहते हैं। साइनोसिस इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की वजह से जो स्किन का कलर ब्लू हो जाता है उसे आप साइनोसिस कहते हैं। विच कंडीशन इंक्रीजेज रेस्पिरेटरी रेट? कौन सी कंडीशन है जो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देती है? तो फीवर, पेन, एंजाइटी, ये तीनों चीजें ही रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाती हैं। सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी इज कॉमन इन। सर्फेक्टेंट अगर कम है तो किन में ज्यादातर ये होता है? तो वो न्यूनेटल लंग्स में होता है। न्यूनेटल लंग्स में इसीलिए कम होता है क्योंकि बच्चों में सर्फेक्टेंट जो इंट्रायूट्राइन होते हैं बच्चे, तो उनके लंग्स जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं। जब वो बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट क्राई करता है, तब उस बच्चे के लंग्स एक्टिवेट होते हैं, तो हर चीज फंक्शन करने में टाइम लेती है, इसीलिए बच्चों में सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बच्चों में ज्यादा आते हैं। द मेन पैसेज फॉर एयर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो एयर पास होने का मेन पैसेज है वो क्या है? वो नोज है। सबसे मेन पैसेज हम एयर को जो कंडक्ट करते हैं वो नोज के जरिए करते हैं। द ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाय। ट्रेकिया को किसने सपोर्ट दिया हुआ है? सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग ने। विच पार्ट ऑफ द लंग रिसीव ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरीज? तो अल्वियोलाई जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स ब्लड को रिसीव करते हैं पल्मोनरी आर्टरीज से। विच वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली बाय स्पायरोमेट्री? स्पायरोमेट्री हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लंग्स की वॉल्यूम को मेजर करते हैं। ये कह रहे हैं कि कौन सा वॉल्यूम है जिसे हम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते, तो वो आपके पास होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रिटेन वॉल्यूम जो रह जाता है उसे फिर मेजर नहीं कर सकते। बाकी वॉल्यूम्स को हम मेजर कर सकते हैं कि एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना है, इंस्पायरेटरी कितना है। डेड स्पेस इन लंग्स रेफर्स टू। डेड स्पेस का मतलब क्या होता है? वो स्पेस जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि डेड स्पेस का मतलब है कि एयर इन कंडक्टिंग पोर्शन नॉट पार्टिसिपेटिंग इन गैस एक्सचेंज। वो स्पेस जो सिर्फ कंडक्ट एयर को कंडक्ट करता है और गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। विच नर्व कंट्रोल डायाफ्रामेटिक कॉन्ट्रेक्शन? डायाफ्राम के कॉन्ट्रेक्शन को कौन से नर्व कंट्रोल करती है? फ्रेनिक नर्व। द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किन चीजों से बनी है? तो वो अल्वियोलर वॉल, कैपिलरी वॉल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन से बनी है। द मेन मसल ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मेन मसल कौन सा होता है? वो डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। इंस्पायर कर रहे हैं तो डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। नाउ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ। सिनेरियो दिया हुआ है, a 5-year-old child is admitted with asthma during assessment. The nurse noticed wheezing and increased respiratory rate. एक 5 साल का बच्चा जो है वो एस्थमा के साथ एडमिट हुआ है। नर्स ने असेस किया कि बच्चा wheezing साउंड दे रहा है और उसका रिस्पायरेटरी रेट बढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर wheezing? तो wheezing का प्राइमरी रीजन क्या है? ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि जब ब्रोंकाई जो है वो अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाए, नीरो हो जाए, तो एस्थमा अराइज होता है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है। An adult patient has a pneumothorax. The patient complains of sudden shortness of breath and chest pain. एक एडल्ट पेशेंट है जिसे न्यूमोथोरेक्स हुआ है, जिसके प्लूरा मेम्ब्रेन में एयर आ चुकी है, तो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है एसओबीस का और चेस्ट पेन का। विच साइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर? कौन सा साइन जो है बहुत जरूरी है मॉनिटर करना? तो ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेस्पिरेटरी रेट एक नर्स को मॉनिटर करना जरूरी है बहुत ज्यादा। सिनेरियो है, आ पेशेंट इज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। द नर्स नोटिस डिक्रीज लंग कंप्लायंस। पेशेंट हमारे पास वेंटिलेशन पर है, नर्स ने नोट किया कि उसकी लंग्स के एक्सपेंड होने की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है। तो विच कंडीशन में कोज दिस? कौन सी कंडीशन है जो लंग कैपेसिटी को, लंग कंप्लायंस को डिक्रीज करती है? अभी हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी फेब्रोसिस की वजह से लंग्स के टिश्यूज क्या होते हैं? डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाते, लंग्स की कंप्लायंस डिक्रीज हो जाती है।
A newborn has difficulty breathing after birth and cyanosis is noted. एक बच्चा जब पैदा हुआ तो उससे सांस लेने में मसला था और वो साइनोस हो रहा था क्योंकि सांस नहीं ले रहा था तो ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज में कम हो रही थी। क्वेश्चन क्या है, विच रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम इज मोस्ट लाइकली, तो कौन सी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, बच्चों में सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है। अगर एक बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम पैदाइश के वक्त हो रही है इसका मतलब कि उसका सर्फेक्टेंट नहीं बना हुआ प्रॉपर तरीके से। सिनेरियो दिया हुआ है, a patient has chronic obstructed pulmonary disease COPD with हाइपरकैप्निया, एक पेशेंट को सीओपीडी भी है और उसका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी बढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि विच कंपनसेटरी मैकेनिज्म इज एक्सपेक्टेड, कौन सा कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो वर्क करेगा नॉर्मलाइज करने के लिए, तो इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो ब्रेन में रिस्पायरेटरी सेंटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को जो है वो वहाँ रिस्पॉन्स लेता है और रेस्पिरेशन को मेंटेन करता है। सीओपीडी पेशेंट में क्या है कि हाइपर कैप्निया है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। सिनेरियो दिया है, a patient is on spirometry for lung function, tidal volume is measured at 400 ml which is below normal adult range। तो ये कह रहे हैं कि पेशेंट स्पायरोमेट्री पे है, उसका लंग फंक्शन देखने के लिए टाइडल वॉल्यूम जो है उसका 400 ml आ रहा है, तो नॉर्मल बिलो रेंज क्या है, व्हाट कुड बी द कोज, ये कोज इसका क्या है, इसका जो बिलो रेंज है एडल्ट से नॉर्मल है टाइडल वॉल्यूम का, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml होता है एक एडल्ट में, तो इसका जो टाइडल वॉल्यूम आ रहा है वो कम आ रहा है स्पायरोमेट्री से चेक करने पर। ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम पर अफेक्ट पड़ा, तो शेलो ब्रीदिंग ड्यू टू पेन, पेन की वजह से जब ब्रीदिंग शेलो हो जाएगी, वीक हो जाएगी तो टाइडल वॉल्यूम भी कम होगा। एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि पेन और रेस्ट्रिक्टेड चेस्ट मूवमेंट रिड्यूस टाइडल वॉल्यूम, पेन की वजह से चेस्ट मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, कम होगी, जिसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम भी कम होगा। आ पेशेंट chokes on a piece of food and has stridor, wheezing and labored breathing, एक पेशेंट को चॉकिंग हो गई है, खाने का पीस जो है उसके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है और वो स्ट्राइडर वीजिंग और लेबर ब्रीदिंग के साथ है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, उसकी वीजिंग साउंड आ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट, सबसे पहले नर्स क्या काम करेगी, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, परफॉर्म हेमलिक्स मैनवर, हेमलिक मैनवर हम कोई भी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसके लिए हेमलिक मैनवर को यूज किया जाता है। एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इमीडिएट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रिक्वायर हेमलिक मैनवर टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, हेमलिक मैनवर से क्या होता है वो जो ऑब्स्ट्रक्टेड चीज होती है वो एयरवे से बाहर आ जाती है और जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल हो जाता है। सिनेरियो दिया हुआ है, पेशेंट विद सीओपीडी प्रेजेंट विद कंफ्यूजन, हेडेक एंड शेलो ब्रीदिंग, एबीजी शो हाई PaCO2, अब पेशेंट आपके पास सीओपीडी का आया है जिसे कंफ्यूजन भी है, हेडेक भी है और उसकी ब्रीदिंग भी शेलो हो रही है और उसका एबीजी शो कर रहा है हाई, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ है उसका, तो बाइकार्ब्स बढ़े हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, आपके पास यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट्स बढ़े हुए हैं, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को शो करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन कोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो वो आपके पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कोज करता है और ये ज्यादातर सीओपीडी पेशेंट्स में होता है। A patient after abdominal surgery has shallow breathing due to pain. Lung sound are administered at basis. पेशेंट जो है सर्जरी के बाद उसकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई तो उसकी ब्रीदिंग शेलो थी, पेन की वजह से शेलो ब्रीदिंग थी। लंग साउंड्स आप जो है डिमिनिश्ड कम थे बेसिस पर, तो व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्स को क्या फिर बेस्ट इंटरवेंट करना है उस टाइम पर, इनकरेज डीप ब्रीदिंग एंड इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्री के जरिए पेशेंट को डीप ब्रीदिंग करवानी है ताकि पेशेंट की जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल हो जाए।
डीप ब्रीदिंग प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस एंड इम्प्रूव लंग वेंटिलेशन। एटिलेक्टेसिस कहते हैं कोलैप्स ऑफ अल्विलाई, अगर कोलैप्स हो जाए उसे एटिलेक्टेसिस कहते हैं। तो डीप ब्रीदिंग क्या करता है, अल्विलाई को कोलैप्स होने से बचाता है और लंग्स की वेंटिलेशन को इम्प्रूव करता है। तो नर्स की प्रायोरिटी क्या है, नर्स ने डीप ब्रीथ करवाना है पेशेंट से। ये थे हमारे आज की कुछ एमसीक्यूज जो सिनेरियो बेस्ड और ओवरऑल जो पीडीएफ टाओ का पीडीएफ है वो ओवरऑल इस एमसीक्यूज में कवर्ड है।